हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत ऋणात्मकता। क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता। ये क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 ना, चैप्टर थर्ड के एक चैप्टर थर्ड का नाम जो है वो क्या है? तत्वों के गुणों में आवर्तिता। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। जैसे बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये होता क्या है? विद्युत ऋणात्मकता है क्या, इसे समझते हैं हम लोग। जो विद्युत ऋणात्मकता होता है ये मेनली ये बताता है कि किसी साझे में प्रयुक्त, या आप ऐसे बोलोगे कि यदि कोई दो एलिमेंट हैं और उन दोनों तत्वों के बीच कौन सा बॉन्ड उपस्थित है? सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का किसी एक ही तत्व के द्वारा लेकर के क्या हो जाना? अलग हो जाना। या साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन का किसी एक ही परमाणु के द्वारा आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है। जैसे दो लोग मिलकर के क्या करें, कोई सामान खरीदने जाए, उसमें से एक क्या करे, पैसा लेकर के भाग जाए, तो उसी को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता आप समझ रहे हो, साझे में प्रयुक्त साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन को किसी एक ही तत्व के द्वारा क्या कर लेना? आकर्षित करने की जो क्षमता होगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना वो क्या था? इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी विलगित गैसीय परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना? आकर्षित करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना क्या कहलाएगा? विद्युत ऋणात्मकता। तो दोनों में अंतर है। एक होता है किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, वो कहलाता है क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाएगा? विद्युत ऋणात्मकता। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। यानी साझे में प्रयुक्त क्या मतलब दो तत्व आपस में मिलकर के सहसंयोजी बॉन्ड बनाएंगे और उस बॉन्ड को क्या करेगा? कोई एक ही तत्व क्या कर लेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन को। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। जो ज्यादा खींचता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाएगा, जो कम खींचेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगा। क्या है, अब इसे देखते हैं। कह रहे अणु में स्थित किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। क्या? साझे में प्रयुक्त, कह रहे किसी अणु में ना, अणु में स्थित किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी? विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता शब्द कब यूज करोगे? जब क्या बनेगा? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध जानते हो ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी के द्वारा बॉन्ड बनता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझेदारी होगा तो सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और उसी साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन का किसी एक ही परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना ही क्या कहलाएगा? विद्युत ऋणात्मकता। जो एलिमेंट अपनी ओर आकर्षित करेगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, और जो कम आकर्षित करेगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? कम होगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता शब्द आप कब यूज करोगे? जब आयनिक बॉन्ड बनेगा कि सहसंयोजी बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड? तो कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजी बॉन्ड जब बनेगा तभी हम लोग किस शब्द का यूज करते हैं? विद्युत ऋणात्मकता का ना। वो तो ये एलिमेंटल प्रॉपर्टी है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे देखते हैं अब हम लोग। यानी इसे ईएन के द्वारा भी दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? ईएन। ईएन मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ईएन मीन्स क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, चोरी करने की क्षमता। ठीक है। तेरे इसका शुद्ध मापन नहीं किया जा सकता। यह आबंधित परमाणुओं द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का तुलनात्मक सामर्थ्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बट हाँ तुलना करके बता सकते हैं ना। कुछ तत्वों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिया गया, अभी हम लोग पढ़ते हैं, और वो आपको याद भी करना जरूरी है। तो क्या आपको अभी तक समझ में आया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ठीक है। जैसे दो दोस्त मिलकर के कोई सामान खरीदने जाएं,
समोसा खरीदने जा रहे हैं, 5 वो मिला है 5 ये मिला है, लेकिन रास्ते में दूसरा वाला दोस्त 10 रुपए लेके फरार। तो जो फरार हुआ उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। ठीक, अब आगे तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के लिए अनेक संख्या सूचक पैमाना, जैसे पॉलिंग पैमाना, मूलिकन जैफ पैमाना, ना अलर्ड रासो पैमाना प्रतिपादित किए गए, जिनमें पॉलिंग पैमाना क्या होता है, सबसे अधिक क्या उपयोग में होता है। ऐसे अब ये है नहीं आप में, तो उसे पढ़ना जरूरी है नहीं, बट पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहे यदि दो परमाणु ए व बी साथ संयोजक, कौन सा पैमाना पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिंग पैमाना। पैमाना का मतलब हम ये क्या करेंगे, किन्हीं दो तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना करते हैं, और किस पैमाने के द्वारा करेंगे, पॉलिंग पैमाना के द्वारा किया जाता है। कह रहे यदि दो तत्व परमाणु ए बी सहसंयोजक आबंध द्वारा बंधे हैं तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः क्या होगा, साई ए और साई बी। दिखाते किससे हम लोग इसको, साई से। किससे दिखाओगे, साई ना, ये ऐसे ऐसे करके, ये साई ए हो गया और ये साई बी हो गया, तो आप इस तरीके से दिखाएंगे। तो साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू 0.208 रूट डेल्टा, और डेल्टा का मान ई ए ना माइनस ई ए बी माइनस ई ए प्लस ई बी बी अंडर रूट ना। आबंध अणुओं की बंध ऊर्जाएं यानी कैलोरी। देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि यदि हमें दो तत्व का क्या पता करना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, कैसे पता किया जाएगा, तो हम यहां पता करेंगे। देखो कहे कि आप किसी एक तत्व का विद्युत ऋणात्मकता पता नहीं कर पाओगे, तो साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू, हमारे पास जो फार्मूला आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू 0.208, रूट में क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेल्टा, और इस डेल्टा का मान क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू, बोलो, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साई ए बी ना, क्या साई ए बी, मतलब ए और बी के बीच का क्या निकालेंगे हम लोग, विद्युत ऋणात्मकता। अब देखते हैं क्या होता है। ये हो गई ई ए बी, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना उसको तोड़ने में जो ऊर्जा दी गई है वो यहां लिखा जाएगा, यानी ई ए बी माइनस, यहां क्या लिखोगे फिर, ई ए, उसके बाद फिर प्लस ई बी बी, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर की हाफ, हाफ होगा ना, ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब अंडर रूट में ये वैल्यू रहेगी। ये जो डेल्टा आया हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू ई ए बी, ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना उसको तोड़ने में लगी ऊर्जा में से अगर कभी ए के बीच ऊर्जा बनेगा उसको तोड़ने में लगी ऊर्जा, प्लस बी के बीच बने बॉन्ड को तोड़ने में लगी ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ करके उसका रूट ले करके हम क्या करेंगे, ए और बी में लगी ऊर्जा में से इस वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा, और इस डेल्टा का मान आप यहां रखोगे, फिर 0.208 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, साई ए माइनस साई बी का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले इस पे न्यूमेरिकल होते थे, अब नहीं देता है ना, तो हमारे पास केवल बस आप जान लो, ये जो पैमाना हम पढ़ रहे हैं ये कौन से पैमाने पे पढ़ा जा रहा है, पॉलिंग पैमाने पे। किस पैमाने पे, पॉलिंग पैमाने में। पॉलिंग पैमाना कहता है कि हम किसी भी तत्व का एग्जैक्ट क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल नहीं सकते, अगर एक का पता तो दूसरे का क्या करेंगे, निकालेंगे, और नहीं भी पता तो हम इसका तुलना करते हैं। तो साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू 0.208 रूट डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू हो जाएगा ई ए बी ना माइनस ई ए प्लस ई बी बी ना, और रूट में पावर में क्या हो जाएगा, रूट। जहां ये सब क्या है, ये सब बॉन्ड एनर्जी है, ये ई ए बी जो है ये ए और बी के, ए और बी का ये कैसी क्या है, ये बंध ऊर्जा, कैसी ऊर्जा, बंध ऊर्जा, या इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मींस इस बॉन्ड को तोड़ने में लगी ऊर्जा, इसको तोड़ने में लगी ऊर्जा ना, फिर इन दोनों को तोड़ने में लगी ऊर्जा को यहां रख करके सॉल्व करके डेल्टा निकालेंगे, उसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। ये केवल आप पढ़ लो, जान लो, बाकी होते हैं तो कई सारे पैमाने, इसमें सबसे ये जो पैमाना हम पढ़े कौन सी पैमाना है, पॉलिंग पैमाना, कौन सा, तो ये जो पैमाना हम लोगों ने पढ़ा
ये होता है पॉलिंग पैमाना। ठीक, तो पॉलिंग पैमाने में हमने क्या किया, पॉलिंग पैमाना के द्वारा किसी ए और बी तत्व का क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, अब आपको हम कुछ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, जैसे इससे निकालोगे तो आप परेशान हो जाओगे, तो वो निकाला गया है, उसके आधार पे यहाँ लिखेंगे और आप उसे नोट करोगे। ठीक, कि क्या किसी तत्व की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है वो हम देखते हैं। जैसे हमें तत्व दिया गया कौन सा, यहां दिया गया होगा, देखते हैं, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या, फ्लोरीन ना। यहां तक हम लिखते हैं। लिथियम का आप कितना मानोगे, 1 ना। कहां से शुरू करोगे, लिथियम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप ध्यान से पढ़ो, इसका यूज जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां भी आता है ना। आपसे पूछेंगे जब जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तब तब आपको क्या पता होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो लिथियम होता है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है कितना, 1, बेरिलियम का हो जाएगा 1.5, बोरान का हो जाएगा 0.5 ऐड करते चलो, इसका 1 तो इसका 1.5, इसका 2, इसका 2.5, इसका 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3.5, और फ्लोरीन का कितना होगा 4। ये बात आप जरूर याद रखो, सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी की है तो किसकी होती है, फ्लोरीन की। इसलिए फ्लोरीन कभी भी प्लस नहीं बनाता ना, वो हमेशा क्या करेगा, दूसरे किसी से भी अगर ये जुड़ा है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। कौन खींचेगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के पास ये टेंडेंसी होती है कि किसी से भी जुड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। उससे कम किसका है, उससे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन से कम किसका, नाइट्रोजन का ना। तो कहीं अगर फ्लोरीन भी ऑक्सीजन भी, तो बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की तरफ। कार्बन और ऑक्सीजन में किसके बीच शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन नाइट्रोजन में किसकी तरफ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये आप याद कर लेना, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक, जिसमें से लिथियम का 1 होगा, बेरिलियम का 1.5, बोरान का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का कितना होगा, 4 होगा। और भी होता है, जैसे ये HIS, हिस, इसका हो जाएगा 2.5 ना, या 2.1, कितना 2.1। हिस मतलब हाइड्रोजन, आयोडीन और सल्फर, इसका कितना होगा 2.1। नकल मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन, इसका कितना है 3, कितना होगा 3। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमको देखने को मिलता है वो कितना मिलता है, 3 मिलता है। समझ में आ रहा है, चलो और भी देख लेते हैं हम। तो देखो हाइड्रोजन, आयोडीन और सल्फर का 2.1 होगा और नाइट्रोजन, क्लोरीन का 3 होगा। बाकी यहाँ से जो वैल्यू लिखा गया वो इसके नीचे वाला भी, तृतीय आवर्त का भी हम लोग लिख देते, ये हटा दे रहे हैं हम, आप इसे नोट कर लो। ठीक, अब देखो तृतीय आवर्त में कौन कौन आता है, सबसे पहले हमारे पास सोडियम ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्या, क्लोरीन। इनकी भी वैल्यू दी गई है, उसे भी हम लिख दे रहे हैं। याद करने वाला ऊपर वाला है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो। सोडियम का कितना होगा 0.9 और मैग्नीशियम का कितना दिया गया है 1.2, 1.5, ठीक है। 1.5 के बाद 1.8, इसका कितना है सिलिकॉन का 1.8, फास्फोरस का कितना दिया गया है 2.1 और सल्फर का भी लिखे थे 2.5 और क्लोरीन का भी लिखा गया था कितना 3। सब एक जैसे होते, जैसे देखो इसका कितना है 4, इसका 3 है ना। ऑक्सीजन अगर मान लो जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन का 3, इसका 3.5, इसका 4। ऐसे फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इसका 2.1, इसका 2.5, इसका क्लोरीन। आप ये भी समझ पा रहे हो कि आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बाएं से दाएं, तो क्या हो रहा है, इसका साइज छोटा होगा और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना आसान होगा। पूरा चैप्टर में अगर आप परमाणु त्रिज्या पढ़ लिए हो तो सब आ जाएगा। बाएं से दाएं जाने पे साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, क्यों, क्योंकि साइज छोटा होने पे अंदर कौन मिलता है, नाभिक, और नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जिससे वो खींच लेगा।
तो ऐसे भी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। यहाँ 1 है 0.9, 1.5 यहाँ 1.2 ना, यहाँ 2, यहाँ क्या हो गया 1.5। ऊपर से नीचे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। समझ में आ रहा है, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा, साइज छोटा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे घटता है। समझ रहे हो? हाँ, ये हमारे पास दिया गया कुछ वैल्यू थी, हम लोगों ने पढ़ा। अब है विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाला कारक। किस किस के आधार पर विद्युत ऋणात्मकता प्रभावित होगा, आप खुद बताओ। क्या परमाणु त्रिज्या से प्रभावित होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? अरे होगा, क्यों होगा इसे समझो। आप अभी आपको हमने बताया किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका साइज कैसा होता जाता है, छोटा ना। जैसे अगर यहाँ ये इतना बड़ा है तो इधर जाते जाते ये क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। और जब छोटा होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन रखोगे तो ये प्लस वाला इसको तुरंत क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो साइज छोटा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और साइज बड़ा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। अगला है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब जिसमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, अगर प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कह रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था पर भी, किस पे, ऑक्सीकरण अवस्था, ये भी देख लेते हैं हम। ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर भी क्या करेंगे हम, ये डिसाइड करेंगे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पे हमको दिया है, ऐसे दिया देखो, Mn2+, फिर क्या दिया है Mn4+, और लास्ट में हमको दे दिया है Mn7+। एक बार दिया है Mn2+, एक बार दिया है Mn4+, एक बार दिया है Mn7+। आप खुद बताओ, कुछ भी हो, चाहे आयनन ऊर्जा हो, इलेक्ट्रॉन मंदता हो, विद्युत ऋणात्मकता हो, सबको डिसाइड करने के लिए डायरेक्ट आप कहां पहुंचो, साइज पे। कहां पहुंचोगे, साइज पे। क्या आप आयनिक त्रिज्या का साइज पढ़े हो, आयन की साइज? इसमें से बताओ किसका साइज सबसे छोटा, किसका साइज इसमें से सबसे छोटा होगा। जिसके ऊपर ज्यादा प्लस होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है। केमिस्ट्री है, हलवा नहीं है, जब तक समझोगे नहीं तुम्हें आएगा नहीं। Mn2+, Mn4+ और Mn7+, लॉजिक से चलता है। यहाँ 7+ है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। मोर पॉजिटिव लेस साइज, इसको मैंने बताया है, जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्लस होगा उसका साइज उतना छोटा। अब बताओ, अगर इसका साइज छोटा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी कम हो जाएगी, जिससे नाभिक उसको क्या कर ले, भाई ये साइज है ना ये, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस ये माइनस को खींच लेगा। बताओ यहाँ खींचेगा कि यहाँ खींचेगा, बताओ। इसके बीच की दूरी इतना, इसके बीच की दूरी इतनी, ये खींच लेगा ना। इसलिए साइज छोटा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम साइज डिसाइड करेंगे, जिसका साइज छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ठीक, चलो। तो देखो साइज की अगर बात करें तो साइज का ये सबसे बड़ा होगा, इसका साइज, उससे छोटा ये, उससे छोटा है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो Mn7+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। उससे कम किसका होगा, Mn4+ का, और उससे कम किसका होगा, Mn2+ का। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। चलो आगे हम देखते हैं, ऐसे उसमें भी देख लेते हैं क्या, माइनस वाले में भी। अब बताओ माइनस वाले में क्या है, हमारे पास एक लिख देते हैं हम, N पे 3-, O पे 2-, और F पर माइनस ना, ऐसे कर देते हैं। अब बताओ साइज, और इस पे कितना साइज है, 3-। 3- होने की वजह से इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका साइज उससे छोटा, इसका साइज सबसे छोटा। जब साइज इसका छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जिसके ऊपर माइनस कम होगा ना, और जिसके ऊपर प्लस ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, और माइनस वाले का, जिसके ऊपर कम माइनस होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। कैसे होगा समझ में आ रहा है, साइज पे डिपेंड करेगा, किस पे, साइज पे। अच्छा, एक आता संकरित अवस्था, तो संकरण अभी आप पढ़े नहीं हो, sp3 sp2 sp ना, या पढ़े नहीं, आपको पढ़ाएंगे कब, इसके बाद वाले चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग,
वहां संकरण उकरण निकालना सिखाएंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, मन से पढ़ना उसको। आगे आता परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव वही है, शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विद्युत ऋणात्मकता। जिसकी परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगा, और जिसमें परिरक्षण प्रभाव कम होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। परिरक्षण प्रभाव समझ रहे हो ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करना, बचाना, वो उसको बचाता है। अब आगे पढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता। किसमें, विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता। तो आवर्तिता बताने की कोई वो है नहीं ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा बाएं से दाएं जाने पर, कहां से, बाएं से दाएं जाने पे क्या हुआ था, साइज छोटा हुआ था, और बाएं से दाएं जाने पर अगर साइज छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगा। साइज छोटा होने की वजह से विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। ठीक, फिर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु आकार क्या होता है, कम हो जाता है, तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होगा, बढ़ता है। परिणाम स्वरूप आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। ठीक, अब आगे अतः क्षार धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम तथा हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हैलोजन एकदम किनारे है और इस किनारे कौन है, क्षार धातु। अब आगे आता वर्ग में आवर्तिता। वर्ग में बताओ, ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा ना। फिर आगे देखो क्या है, वर्ग में आवर्तिता। प्रत्येक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार तथा नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटता है। कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार तथा नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अपवाद क्या है, एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन आपको पढ़ना जरूरी होता ना, क्या कह रहे, प्रथम 4 आवर्तों में विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है, तदुपरांत परिवर्तन अनियमित हो जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेज आता है क्योंकि बीच में डी ब्लॉक आ जाता है। संकर्ण तत्वों की द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है, परंतु विद्युत ऋणात्मकता कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है, अधिकांशता बढ़ जाती है। कुल मिला जुला के साइज पे डिपेंड करेगा, ये भी आप पढ़े नहीं हो ना। संक्रमण तत्व में क्या होता है, जब हम क्या संक्रमण तत्वों में के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो जाता है, वहां लेंथेनेट संकुचन आ जाता है, जिसके कारण उसका साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा होने की वजह से विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अक्रिय गैसों के अस्थायी विन्यास के कारण उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, शून्य। क्या अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, इसलिए उनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाती है। विद्युत ऋणात्मकता केवल आबंधित परमाणुओं का गुण है, तो विद्युत ऋणात्मकता केवल और केवल किसका गुण है, आबंधित परमाणु। आबंधित समझ रहे हो ना, आबंधित मतलब जो बॉन्ड बनाए हो, बॉन्ड जो बॉन्ड से जुड़े होंगे, जैसे ए वाला बी से जुड़ा है तो हम यहां डिसाइड करेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। ठीक, विद्युत ऋणात्मकता के अनुप्रयोग कैसे, इसका एप्लीकेशन कहां कहां देख सकते हैं हम। पहला है आबंधों की प्रकृति ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में, आबंधों की प्रकृति। अगर दो तत्वों के बीच बॉन्ड ऐसा बना है कि एक वाला ज्यादा छोर है एक वाला कम, भाई दो लोग आपस में जुड़े हुए लेकिन एक के पास क्या है, तो ज्यादा बदतमीज हो, तो क्या वो रिश्ता चल पाएगा, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम ना। कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में अधिकतम विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन की 4 होती है तथा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता सीजियम की 0.7 होती है। ये याद रखो, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, फ्लोरीन की। कितनी, फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता 4 ना, जबकि सीजियम का जो विद्युत ऋणात्मकता है, सीजियम का विद्युत ऋणात्मकता 0.7। तो सबसे कम किसका है, सीजियम का, सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। अब आगे देखो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बॉन्ड आयनिक होगा, कौन सा सहसंयोजी होगा ना, ये सारा चीज हम कैसे डिसाइड करते हैं। कह रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर अगर आ रहा है तो यौगिक जैसे CSF में पाया जाता है, इसे 100% आयनिक यौगिक कह सकते हैं। अब सुनो, जिसमें जिसके विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर आएगा, तो ज्यादा अंतर आने की वजह से वो कैसा हो जाएगा, आयनिक। कैसा, आयनिक यौगिक हो जाता है। आयनिक यौगिक समझ रहे हो ना, एक ज्यादा से ज्यादा प्लस बनाएगा, दूसरा माइनस। तो अगर आपसे कोई पूछे 100% आयनिक कंपाउंड कौन है, तो वो कौन होगा, CSF, क्योंकि इसका देखो फ्लोरीन का कितना होगा, 4,
इसका कितना होगा 0.7, आएगा कितना हमारे पास 3 पॉइंट, बोलो, अरे 3 पॉइंट कितना आएगा 3.3 ना, 0.7 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 3.3। तो सबसे ज्यादा अंतर किसमें मिलता है हमें, CSF में। इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं, इस बॉन्ड का जो नेचर होगा वो 100% कैसा होगा, आयनिक होगा। आयनिक का मतलब समझ रहे हो, ये पूरा पूरा प्लस बनाएगा, ये पूरा पूरा माइनस। ज्यादातर बॉन्ड क्या आयनिक होने के साथ साथ सहसंयोजी भी होते हैं, और ज्यादातर सहसंयोजी होने के साथ साथ आयनिक भी होते हैं, और कुछ पूरा पूरा क्या होगा, सहसंयोजी होगा। ये समझना बहुत जरूरी है, जब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे फजान रूल ना, उन सब में इसका उपयोग है, ध्यान से पढ़ना। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि अतः 50% आयनिक एवं 50% सहसंयोजी होता है। अच्छा, कह रहे हैं कि जैसे हमारा अंतर है 3.3, क्या आ गया 3.3 आया। अब ये कह रहे हैं अगर हम 3.3/2 कर दें तो जो वैल्यू आएगी 3.3 बाई इसका वैल्यू 1.65, कितना 1.65 ना। अच्छा छोड़ो, मतलब अगर अंतर ज्यादा है तो क्या होगा, आयनिक नेचर का होगा, और अगर अंतर क्या हो जाए 3.3 से कम आ जाए तो वो 50% आयनिक होगा एवं 50% कैसा हो जाएगा, सहसंयोजक। देखो अब कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.65 से अधिक है तो आबंध में आयनिक प्रभाव अधिक होगा। आप अंतर निकालो, और अंतर निकालने पे 1.65 से क्या आ जाए, ज्यादा, तो मतलब किसका प्रभाव ज्यादा होगा, आयनिक का। और अगर 1.65 से कम आएगा तो इसमें सहसंयोजक आबंध का प्रभाव अधिक होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ जाता है तो आबंध पूर्णतः क्या हो जाता है, सहसंयोजक ना। तो हमने क्या पढ़ा, ये कह रहे हैं कि यदि जो हमारे पास डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है क्या कर ले हम लोग, ग्रेटर देन किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.65, 1.65 से ज्यादा अगर आएगा तो वो बॉन्ड किस नेचर का हो जाएगा, आयनिक नेचर का। किस नेचर का होगा, आयनिक। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है H और Cl, एक बॉन्ड है H और Cl, पहले हम सब बताते थे तब वहां से डिस्कस कराते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन 1.65, 1.65 से कम आता है तो ये किस नेचर का हो जाएगा, सहसंयोजी नेचर का। किस नेचर का, सहसंयोजी नेचर का होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 1.65 आ जाए, क्या आ जाए 1.65, तो इसमें क्या हो जाएगा 50% आयनिक और 50% कैसा, सहसंयोजी। दोनों का गुण है इसमें, कोई किसी से कम नहीं है। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0, अगर शून्य आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, सहसंयोजी, कंप्लीट सहसंयोजी। तो इसमें कौन सा नेचर आ जाएगा, सहसंयोजी नेचर। देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.65 से ज्यादा आएगा तो इसमें ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, आयनिक का। अगर 1.65 से कम आएगा तो ज्यादा परसेंटेज सहसंयोजी का होगा। अगर 1.65 के बराबर होगा तो 50% आयनिक, 50% सहसंयोजी। अगर 0 हो जाएगा तो किस नेचर का, पूरा पूरा सहसंयोजी हो जाएगा ना। HCl है, इसका कितना था 2.1, क्लोरीन का 3, माइनस करो 3.0 2.1, 10 में से 1 गया 9 और 2 में से 2 गया कितना 0, 0.9 आ गया। ये क्या है 0.9 मतलब 1.65 से कम है, 1.65 से क्या है कम, तो किस नेचर का होगा, सहसंयोजी। उसमें ज्यादा परसेंटेज किसके होंगे, सहसंयोजी। भले आयनिक है भाई, H क्या बनाएगा प्लस और Cl माइनस, लेकिन ये कंप्लीट आयनिक है नहीं, इसमें परसेंटेज किसका हो जाएगा, सहसंयोजी का। समझ पा रहे हो। ऐसे कोई और हम बनाए, जैसे मान लो NaCl, किसका, NaCl का, NaCl का इसका कितना है 0.9 और क्लोरीन का 3, माइनस कर देंगे 3 माइनस 0.9 कितना आ जाएगा 2.1, कितना आया 2.1 ही तो आएगा, 2.1 आया, वो भी किससे ज्यादा 1.65 से ज्यादा, 1.65 से ज्यादा मतलब आयनिक, यानी ये बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक। क्या इसके पास सहसंयोजी नेचर होगा, नहीं, इसके पास ये क्या होगा, आयनिक होगा। तो ऐसे भी हम डिसाइड कर सकते हैं ना,
तो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, जो अभी लिखवाए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो वैल्यू रख करके हम डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा कौन कम। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये बहुत अच्छा चीज है ना, अगर 1.65 से ज्यादा तो आएंगे, ये आप जानते हैं। आगे है आबंधों की शक्ति तथा स्थायित्व पता करना। क्या, आबंधों की शक्ति और स्थायित्व क्या करना, पता करना। रहने देते हैं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा ना। ठीक, आगे अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में आपको विद्युत ऋणात्मकता के अनुप्रयोग को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे अभी बाकी है आबंधों की शक्ति तथा स्थायित्व पता करना, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा कम होगा, ये सारा चीज हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए अच्छे से, जो भी ना आता हो आप उसे कमेंट में जरूर बताइए, और आपको जो भी टॉपिक ना आता हो वो भी बताइए, हम उसके भी बनाएंगे ना। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।